Hello everyone, good morning. So in today's session we are going to discuss how to take input and how to give output in PHP, right? So we have taken this notepad and we are going to make a form. सबसे पहले एक हम form create करेंगे जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इनपुट यूजर से कैसे लें और आउटपुट कैसे दें। तो जैसा कि आपको पता है कि हमें फॉर्म बनाना होता है और फॉर्म में दो तरह के मेथड्स होते हैं जिसमें से गेट या पोस्ट, इनमें से हम कोई भी ले सकते हैं। तो हमने पोस्ट मेथड ले लिया है और इसको हमने नेम दे दिया है इनपुट डॉट पी एच पी। ठीक है, तो जब ये फॉर्म पे क्लिक होगा तो इसका एक्शन हमने सेम पेज दे दिया है और ये आपका फॉर्म टैग क्लोज हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल ले लिया है जिसमें मुझे बेसिकली दो नंबर्स एंटर करानी है और दो नंबर्स को एंटर करा के मुझे उसका सम कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है और डिवीजन कराना है। तो ये मेरा प्लान है। तो इसमें मैंने एक टेबल ले ली और टेबल में फर्स्ट रो ले ली, दिस इज टी आर एंड दिस इज टी डी फर्स्ट कॉलम। एंड फर्स्ट कॉलम में मैंने टाइप किया एंटर फर्स्ट नंबर and I want to make it bold, so I have made it bold. And second कॉलम में मैंने ले लिया उसका इनपुट टाइप टेक्स्ट। सेकेंड कॉलम मैंने स्टार्ट किया एंड क्लोज किया एंड हियर आई हैव रिटन इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम T1। नेम देना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या है ये देना ज़रूरी है। एंड वैल्यू मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है और इतना मैंने लिखा। कई लोग कहते हैं कि सर हमारा जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं आ रहा, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसे सीख सकते हैं। टी डी शुरू, टी डी क्लोज, ये आपका पहला कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है और ये आपकी रो खत्म हुई। तो अगर आपने स्ट्रक्चर प्रॉपर बना रखा है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी को आपने कॉपी किया और आपने इसको पेस्ट किया एंड ये आपका हो गया एंटर सेकेंड नंबर। इसमें आपने सेकेंड नंबर को एंटर कराया और इसको आपने नेम दे दिया है T2। ठीक है, एंड ये आपने लिया तीसरा रो और तीसरे रो में पहला बटन दे दिया सबमिट और दूसरा बटन दे दीजिए रीसेट। अगर वैल्यू को फ्लश करना हो तो हम लोग फ्लश कर सकते हैं। तो इनपुट टाइप हमने दे दिया सबमिट। फॉर्म में सबमिट बटन वैल्यूज को सबमिट करता है और नेम दे दिया, चूंकि पहला बटन है मैंने B1 नेम दे दिया एंड वैल्यू दे दिया ऐड द वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज को ऐड करिए या सिंपली बटन जैसे कैलकुलेटर में होता है हमने ऐड दे दिया। ठीक है, और ये दूसरा जो बटन है इसको हमने नेम दे दिया इनपुट टाइप रीसेट। तो सिंपली हमें यहाँ पे रीसेट लिख देना है एंड बटन का नेम है तो हमने इसको B2 लिख दिया और वैल्यू दे दिया रिफ्रेश। ठीक है, अब इतना हम सेव करा लेते हैं फॉर्म को। आई होप ये फॉर्म बनाना सभी को क्लियर है और फॉर्म जहाँ पे क्लोज हो रहा है वहीं से आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज शुरू होती है। ठीक है, कैसे आप इन वैल्यूज को गेट करें। तो पेज को थोड़ा सा सजा देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कैलकुलेटर और कैलकुलेटर को सजाने के लिए आप इसमें पहले तो डिव टैग यूज कर सकते हैं। डिव का मतलब होता है जब कोई आप टेक्स्ट लिखते हैं तो अगर आपको उसको अलाइन करना होता है सेंटर या उसमें, तो आप उसको डिव में ले लीजिए। डिव क्या करता है, एक स्पेस लेता है। ठीक है, सो डिव मतलब डाइवर्जन। सो डिव शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं। इसको हमने अलाइन कर दिया सेंटर एंड जैसा कि आपको पता है कि फॉन्ट टैग होता है। ठीक है, फॉन्ट और यहाँ पे फॉन्ट बिगिन और ये आपका फॉन्ट यहाँ पे हो जाएगा क्लोज। और फॉन्ट टैग को फॉन्ट में सबसे पहला होता है फेस। फेस का मतलब कौन सा फॉन्ट आप यूज करना चाहते हो। जैसे आप देखते हैं टाइम्स न्यू रोमन आता है, आपके पास फॉन्ट आता है एरियल। अगर आपको फॉन्ट के डिफरेंट टाइप्स देखने हो तो आप यहाँ पे विनवर टाइप करिए, मतलब कैसे विंडो आर,
तो जब आप विंडो आर करेंगे तो ऐसे ही छोटी सी ये रन कमांड आपको ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है विन वर्ड। जब आप विन वर्ड टाइप करेंगे तो आपका वर्ड ओपन हो जाएगा और वर्ड में आप फॉन्ट के सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि दिए हुए हैं। फॉन्ट के नेम्स देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज कालिब्री, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, है ना। तरह तरह की फॉन्ट आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये सभी फॉन्ट्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए टाइम्स न्यू रोमन दे दिया है। और यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट होता है फॉन्ट का साइज क्या है। अब ये आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस देता है। देखिए, इसके पहले आपने जो हेडिंग टैग्स पढ़े थे वो लिमिटेड थे, मतलब उनका साइज एक फिक्स था। H1 से लेकर के H6 तक आपने पढ़ा था, उनका साइज क्या था, फिक्स था। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया फिल द वैल्यूज केयरफुली, तो ये आपका साइज क्या था, फिक्स था। लेकिन यहाँ पे आप साइज वेरिएबल साइज दे सकते हैं, 30 दे सकते हैं, है ना, 40 दे सकते हैं। और यहाँ पे आप कलर दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी तक आप कलर नहीं दे रहे थे, जैसे आपने कलर इसमें दे दिया रेड लेना तो थोड़ा ऑड रहेगा, लेकिन चेकिंग के लिए हम लोग रेड ले लेते हैं। और आप सेव करते हैं इस पेज को और आप देखिए इसका क्या लुक आता है। इसको सेव करने के लिए मैंने सिंपली इसे लर्न पीएचपी, जो कि मैंने आपको बताया था कि सी ड्राइव के अंदर, एक बार फिर से बता देता हूँ, जैम्प फोल्डर, जैम्प सर्वर इंस्टॉल करने के बाद आपको जैम्प फोल्डर अपने सी ड्राइव में दिखने लगेगा और जैम्प के अंदर आपको सेव करना है htdocs के अंदर। और htdocs के अंदर हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस नाउ पे हमने बना रखा है फोल्डर प्रैक्टिस नाउ, और इसको हमने नेम दे दिया है input.php। क्या नाम दे दिया है, input.php फाइल का नेम हमने दे दिया है। और जैम सर्वर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, सिंपली आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है जैम्प। तो जैसे ही आप टाइप करोगे जैम्प कंट्रोल पैनल यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, जैम्प कंट्रोल पैनल। जैम्प का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाचे माई पीएचपी पर्ल। तो जब आप जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन करोगे तो यहाँ पे देखेंगे ये आइकॉन आपको कंट्रोल पैनल का दिखने लगेगा और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कंट्रोल पैनल आपका ओपन हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे आपका अपाचे सर्वर ऑलरेडी रन कर रहा है, पहले मैंने चलाया होगा तो मैंने क्लोज नहीं किया है। अब मैं स्टॉप करूँगा तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ जाता है स्टॉप्ड, और अगर मुझे स्टार्ट करना है तो आई कैन स्टार्ट दिस। अगर आपको अपाचे सर्वर स्टार्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट दीजिए और आई विल असिस्ट यू। यहाँ पे ये पोर्ट भी बता रहा है कि कौन से पोर्ट पे आपका अपाचे सर्वर चल रहा है। 80 बाई डिफ़ॉल्ट होता है, 443 होता है और ये PIDs शो कर रहा है। इसी तरीके से आपको अगर MySQL भी स्टार्ट करना है तो MySQL आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और इसको चेक करने के लिए कि ये प्रॉपरली स्टार्ट हुआ है या नहीं स्टार्ट हुआ है, इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे आप आइए और इस पे यहाँ पे आप टाइप करिए लोकल होस्ट। तो जैसे ही लोकल होस्ट आप टाइप करेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका पेज, डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ पे शो हो जाएगा। जैम्प अपाचे मारिया डीबी प्लस PHP प्लस पर्ल ऐसे आपको दिखने लगेगा और यहाँ पे लिखिएगा यू हैव सक्सेसफुली installed XAMPP on the system. Now you can start using Apache, MariaDB, PHP and other components. You can find more info in the FAQ section or how to guides for getting started with PHP applications. फिलहाल हमने प्रैक्टिस नाउ फोल्डर बनाया हुआ है, प्रैक्टिस नाउ, और इसको आप एंटर करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे प्रैक्टिस नाउ पे आपको input.php दिख रहा है। तो आप चाहो तो input.php यहाँ पे टाइप कर लो, अदरवाइज आप सिंपली क्लिक कर सकते हो। ये देखिए, अभी देखिए कैलकुलेटर इस तरीके से आ रहा है। आप जैसा आप चाहो इसमें साइज आप वेरिएबल, अभी आपने 30 दिया था, आपने इसको 40 दे दिया, 50 दे दिया, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो एज पर योर प्लान, एज पर योर कॉन्टेक्स्ट यू कैन डू दैट। जब आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये पेज आपका चेंज होगा। अभी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये फॉन्ट साइज लिमिटेड ही लेगा। अगर आप इसको 10 देते हैं तो ये छोटा हो जाएगा। नाउ दिस विल बिकम स्मॉलर, राइट।
दिस इज कॉल्ड input.php। और कुछ एट्रीब्यूट्स इसमें ऐसे हैं जो कि डेप्रिकेट हो चुके हैं, जो कि चल नहीं रहे, क्योंकि इससे भी अदर चीज़ें हमारे पास आ गई हैं यूज़ करने के लिए। तो कुछ एट्रीब्यूट्स आपके हो सकता है वर्क ना करें, जैसे साइज इसमें इसने डिफ़ॉल्ट ही ले रखा है, देखिए चेंज हो गया कलर। एनीवेज, अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू एंटर की जाएगी और यहाँ पे जो वैल्यू एंटर की जाएगी, दोनों को मिला करके सम कर देना है, और यहाँ पे कहीं पे हम शो कर देंगे कि इन दोनों वैल्यूज का सम क्या है। तो वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए ध्यान से, अब आपको ध्यान इसलिए ज्यादा देना है क्योंकि अब आप एंटर करने जा रहे हैं पीएचपी में। तो भाई जैसा मैंने आपको बताया है कि पीएचपी की स्क्रिप्टिंग शुरू होती है ऐसे, और यहाँ पे पीएचपी लिखना आपके लिए ऑप्शनल है, और एंटर मार दीजिए। ये है आपका बिजनेस लॉजिक पार्ट। क्योंकि बिजनेस लॉजिक पार्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि फंक्शनैलिटी यहीं पे डील हो रही है। ये पूरा पार्ट तो आपका केवल डिस्प्ले हो रहा है, दिख रहा है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका पूरा बिजनेस लॉजिक है, जहां पे फंक्शनैलिटी आपकी डिस्प्ले हो रही है। तो भाई सबसे पहला काम है टेक्स्ट बॉक्स T1 से वैल्यू को गेट करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल और कांस्टेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया और इसका नाम दे दिया वैल्यू 1, और चूंकि आ रहा है $_पोस्ट से, और ये आपका टेक्स्ट बॉक्स का नाम है T1, और हमने लगा दिया सेमीकोलन। तो ये $_वैल्यू 1 में आ गया। यहाँ पे एक चीज और है कि $_वैल्यू 1 लेने की आवश्यकता क्या थी। देखिए इसी जो वैल्यू आ रही है वो तो कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने एंटर किया फॉर एग्जांपल 20 and 30, तो 20 and 30 दीज वैल्यूज आर द कांस्टेंट्स, क्योंकि 20 तो 20 ही है, 30 तो 30 ही है ना। एंड जो इन वैल्यूज को होल्ड करेगा, ठीक है, द नेम्स विच विल होल्ड दीज वैल्यूज आर द वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होते हैं? जो इन वैल्यूज को होल्ड करते हैं। जैसे आपने नेम दे दिया इसका वैल्यू 1, वैल्यू 2, ठीक है, तो वैल्यूज को होल्ड करने वाले कौन है? वेरिएबल्स हैं। और जो वैल्यूज एंटर हो रही हैं वो क्या है? कांस्टेंट्स है। क्योंकि 20 तो हमेशा के लिए 20 ही है। 20 ऐसा नहीं कि 20 आज यहाँ पे कुछ और 20 वहां पे कुछ और है, ठीक है। तो इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं क्योंकि वैल्यू को होल्ड करता है। और अभी इसकी वैल्यू 20 है, कोई अगर कुछ और एंटर करेगा 30, 50, जो भी इसकी वैल्यू है, तो इसे वेरिएबल कहेंगे, और इस पे जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट होगी। इसी तरीके से आपने एक वेरिएबल और ले लिया, क्योंकि वो $वैल्यू 2 आपने ले लिया जस्ट एज अ नेम, एंड $_पोस्ट से यहाँ पे आपने दे दिया T2। तो ये देखिए दोनों वेरिएबल्स में वैल्यू यहाँ पे आ चुकी हैं। और कैलकुलेटर इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर अगर किन्हीं दो ही नंबर को सम करता तो क्या कैलकुलेटर इतना यूजफुल होता? आप कहेंगे सर बिल्कुल यूजफुल ना होता। तो ये यहाँ पे ध्यान देना है कि कैलकुलेटर एक मशीन है जिसमें कोई भी नंबर आप डालो वो नंबर आपका सम हो जाएगा। तो कोई भी नंबर कहां पर आएगा? वेरिएबल में आकर के स्टोर होगा। और यहाँ पे पीएचपी में डॉलर सिंबल लगा करके आप कोई भी नाम लिख दोगे, वो अपने आप उसे ऑटो कंसिडर कर लेगा। मतलब यहाँ पे डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें तो डेटा टाइप्स कैन बी इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और स्ट्रिंग। ये 4 तरीके के मेन डेटा टाइप्स होते हैं। इंटीजर का मतलब इंटीजर वैल्यू 2, 3, 4, 5। कैरेक्टर का मतलब सिंगल कैरेक्टर A, B, C, D। फ्लोट का मतलब डेसिमल वैल्यू, एंड स्ट्रिंग का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो भाई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे जावा में, ठीक है, अगर आपको लिखना है वेरिएबल A की वैल्यू 10 है, तो आपको सबसे पहले उसे डिक्लेयर करने पड़ेगा कि वो क्या है। वो भाई इंटीजर है, फिर वेरिएबल का नाम क्या है, फिर उसकी वैल्यू क्या है, ऐसा आपको डिक्लेयर करना होता है। लेकिन पीएचपी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो ऑटो अंडरस्टैंड कर लेता है। तो जैसे आपको लिखना है कैरेक्टर ग्रेड, इसमें आपने A असाइन कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया ऐसे।
आपको लिखना है कि परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज जनरली उसमें होता है, तो ये रिजर्व वर्ड हो सकता है, तो मैंने इस 2% कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 60.10। तो ये डेसिमल वैल्यू को शो कर रहा है। और अगर मुझे यहाँ पे लिख देना है स्ट्रिंग माई नेम, और माई नेम में आपने अपना नेम असाइन कर दिया आदित्य। तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको इस तरीके से डिक्लेरेशन करना होता है, लेकिन पीएचपी में आपको ऐसा डिक्लेरेशन नहीं करना होता है। सिंपली आपको $value1 लिखना है और इसमें कोई भी वैल्यू आप इंसर्ट करा सकते हो। अलग अलग आपको कभी कभी अगर आपने इंटीजर ए में अगर आपने इसको इंटीजर ए को 10 डिक्लेयर कर रखा है और गलती से अगर आपने ए में ऐसा असाइन कराया तो ये एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? क्योंकि आपने उसे डिक्लेयर कर रखा है इंटीजर और आप वैल्यू असाइन कर रहे हो कैरेक्टर, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि कौन सी वैल्यू कब आप किसमें इंसर्ट करा रहे हो। ऑलराइट देन, अब यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं और हमने एक तीसरा वेरिएबल ले लिया $sum। ये क्या करेगा? $value1 को प्लस $value2 को सम करके दे देगा। और सम करने के बाद आपको इको करना होता है, इको $sum। इको का मतलब प्रिंट करना। आप इको भी यूज कर सकते हो, प्रिंट भी यूज कर सकते हो। प्रिंट के लिए आपको लिखना होता है प्रिंट, और डबल कोट्स में अगर आप कोई मैसेज लिखना चाहते हो द सम इज, जैसा भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। अब हम इसे सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं। अब देखिए दो नोटिसेस आ रही हैं, इस नोटिस को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है अनडिफाइंड इंडेक्स T1। ये T1 को पहचान नहीं रहा है, क्योंकि जिस समय ये पेज रन हो रहा है अब उसे अंदर से क्या पता है कि इसकी वैल्यू T1 है। तो इस नोटिस को दूर करने के लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है isSet। isSet का मतलब होता है कि अगर इसकी वैल्यू सेट हो तभी आगे की स्क्रिप्ट रन हो। अभी आप देखिए ये भी आगे प्रिंट होकर के आ गया है द सम इज 0, क्योंकि अभी कोई वैल्यू है नहीं। तो मैं आपको अभी फर्दर आपको गाइड करूंगा कि कैसे इसे डील करें। भाई जब बटन दबे तभी ये दिखाए। अभी बटन दबा नहीं, ये पहले ही रीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई है। आपने ये नहीं लगाया है कि अगर इसकी वैल्यू ब्लैंक हो तो ये चीज ना दिखे। अभी तो दोनों की वैल्यूज ब्लैंक है। तो इस चीज को कैसे डील करें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। यहाँ पे मैंने 10 एंटर किया और यहाँ पे मैंने 20 एंटर किया और मैं चाहता हूँ 30 मुझे मिल जाए। क्या मुझे मिलेगा? कितने लोगों को लग रहा है मिलेगा? चलिए बटन दबा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 30 मिल गया है। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, पीएचपी का जो डॉलर वेरिएबल है वो कितना स्मार्ट है। मतलब उसने अपने आप समझ लिया कि जो एंटर कर रहे हो वो नंबर ही है। अच्छा, अब यहाँ पे गलती से ए और बी एंटर करते हैं, देखते हैं अब क्या मिलता है। अब देखिए ये वार्निंग दे रहा है, कह रहा है नॉन न्यूमेरिक वैल्यू एनकाउंटर्ड। नॉन न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लेगा क्योंकि आप उसे सम करा रहे हैं। तो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू एनकाउंटर्ड हो रहा है, इसलिए वो सम को 0 दिखा रहा है। कितना स्मार्ट है पीएचपी का वेरिएबल। आप देख सकते हो पीएचपी का वेरिएबल कितना स्मार्ट है। यहाँ से आप सीख सकते हो कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे सी प्लस प्लस, जावा, इन सब में आपको डेटा टाइप को लेकर के बहुत सारा काम करना होता था। सबसे पहले आपको डेटा टाइप ही बताना होता था, फिर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, फिर उसकी वैल्यू बताते थे। मतलब पहले अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसमें मैं ऐड कर देता हूँ इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, जावा, PHP, नॉट PHP, ठीक है। डेटा टाइप्स
आर टू बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले वहां पे डेटा टाइप ही डिक्लेयर किया जाता था। तो आपका डेटा टाइप क्या है, देन वेरिएबल नेम क्या है, वेरिएबल नेम क्या है, देन उसकी वैल्यू क्या है, ऐसा होता था। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा आपको डॉलर लगाना है, वेरिएबल का नाम लिखना है एंड उस वैल्यू को असाइन कर देना है जो कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट से आ रही है, राइट। और जैसे ही आप इसमें प्लस ऑपरेटर लगाएंगे ये समझ जाएगा ये इंटीजर वैल्यू है। और जैसे ही आप ये प्लस ऑपरेटर हटाओगे, जैसे लेट सपोज हमने इसको कमेंट कर दिया, हम सम नहीं कर रहे हैं, हम केवल वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं। द फर्स्ट वैल्यू, यहां पे हमने कहा द फर्स्ट वैल्यू इज, चलिए हम लोग प्रोग्राम में चेंज कर देते हैं, चेंज ये कर देते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम या सर नेम। फर्स्ट नेम इज, आपको पहला नाम डिक्लेयर करना है, ठीक है। और पहला नेम आपका किस में आ रहा है, डॉलर वैल्यू 1 में आ रहा है, ऐसे करके हम उसे जोड़ देंगे। और आपको प्रिंट करना है सेकंड नेम या इको करना है, द सेकंड नेम इज, इसको मैंने डबल कोट्स में, ऐसे पहले आप वैल्यू को जोड़ दिया करो, वैल्यू 2, सेकंड नेम वैल्यू 2 में आ रहा है और यहाँ पे डबल कोट्स में लिख दिया द सेकंड नेम इज, ठीक है। और अगर आप इनको जोड़ करके लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे आपने कहा फुल नेम इज, अब क्या करिए, दो वेरिएबल है, दोनों को जोड़ना है, तो एक तीसरा वेरिएबल ले लीजिए, फुल नेम, डॉलर फुल नेम। अच्छा, जब भी आप वेरिएबल्स लीजिए तो मीनिंगफुल नेम्स लीजिए, मीनिंगफुल नेम्स लेंगे तो आपके लिए ही यूजफुल होगा, आपको पता होगा कि इनका नेम क्या है। नेमिंग कन्वेंशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। ये वैल्यू 1 और बीच में हमने थोड़ा सा स्पेस दे दिया और डॉलर से ये वैल्यू 2 हो जाएगी। और यहाँ पे फुल नेम को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐसे। तो अब देखिए, अभी तक ये जोड़ रहा था, अब ये क्या करेगा, अपेंड करेगा, इसको हम लोग कहते हैं अपेंडिंग टू स्ट्रिंग्स, अपेंडिंग टू वेरिएबल्स। दोनों वेरिएबल्स को हमने ऐड कर दिया, अपेंड कर दिया, जोड़ दिया। अब आप देखिए कि आपका फुल नेम दिखाने लग जाएगा। अभी जो नंबर्स को जोड़ रहा था, अब वो बन जाएगा क्या, अब वो बन जाएगा आपका स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएगा। अभी देखिए द फर्स्ट नेम इज ए, द सेकंड नेम इज बी एंड फुल नेम इज ए बी, ये पहले आ गया था। फिलहाल मैं इसमें अपना नेम लिखता हूँ आदित्य DUBEY दुबे। सो मैंने ऐड किया, अब ये देखिए आदित्य दुबे। क्या बात है, क्लैपिंग हो जानी चाहिए एक बार कि भाई PHP का जो वेरिएबल है वो कितना स्मार्ट है, कुछ नहीं बताना पड़ता है, वो ऑटो अंडरस्टैंड करता है, अपने आप समझता है कि जब आप प्लस कर रहे हो तो वो न्यूमेरिक है और जब आप प्लस नहीं कर रहे हो, सिंपली ऐड कर रहे हो, तो वो क्या है, वो है आपका, कैसा है वो है आपका एक तरीके से कैरेक्टर, और कैरेक्टर्स के सेट को हम कहते हैं स्ट्रिंग। सो आई होप ये पूरा प्रोग्राम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और आइए अब हम लोग काम कर लेते हैं इस बात पे कि ये पहले से क्यों प्रिंट होके आ रहा है। जैसे मैंने इसको कंट्रोल F5 किया, ध्यान रहे कंट्रोल F5 करेंगे तो वैल्यूज फ्लश आपको करनी होती है, रिफ्रेश। अब ये वैल्यूज एक्चुअली सेव हो चुकी है, तो इसको हमें दोबारा से रन करना पड़ेगा, लोकल होस्ट और यहाँ पे हमने कह दिया प्रैक्टिस नाउ। और यहाँ पे हमारा input.php है। अभी देखिए फ्लश हो गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नोटिस को कैसे दूर करेंगे। नहीं, इससे भी पहले
आप इस पे एक कंडीशन लगा दो कि अगर T1 T2 ब्लैंक ना हो तभी ये कोड आगे रन हो। मतलब ये जो आपने कोड लिखा हुआ है इसमें आप एक कंडीशन लगा दो कि ये तभी रन हो जब T1 T2 में वैल्यू पड़ा हो। अब जब T1 T2 ब्लैंक ही है तो इसमें ब्लैंक दिखाने का कोई फायदा नहीं है। इसे कहते हैं रॉन्ग वे ऑफ प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे आपका वैल्यू 1 वैल्यू 2 रिसीव हो रहा है। तो आगे का ये जो प्रोसेस है ये तभी आगे बढ़े जब यहाँ पे वैल्यू 1 वैल्यू 2 ब्लैंक ना हो। तो यहाँ पे इस पूरी के लिए आपने कंडीशन लगा दी इफ, बिल्कुल लैंग्वेज के तरीके ही रहता है, वैल्यू 1 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। और यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज होता है। एंड के लिए आप डबल एम्परसेंड यूज करते हैं। वैल्यू 2 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक और यहाँ से आपका ओपनिंग ब्रेस हो गया, यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया और ये आपका क्लोजिंग ब्रेस हो गया। इस तरीके से हम इफ कंडीशन लगाते हैं। ये देखिए, अब देखिए ये तो गायब हो गया। नीचे जो आ रहा था द वैल्यू इज, वो देखिए गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि आपने कंडीशन लगा दी कि इसके बाद का रन तभी हो जब इनकी वैल्यूज पड़ी हो। जैसे आपने कहा रमेश कुमार, तो रमेश कुमार जब एंटर किया तभी आगे का कोड रन हुआ। अगर रमेश कुमार नहीं है तो रन नहीं हो रहा है। गॉट इट? ये आपको ध्यान देना चाहिए। आइए इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब मैं चाह रहा था ये जो आ रहा है, नोटिस आ रही है कि अनडिफाइंड इंडेक्स T1, इसको कैसे दूर करें। इस नोटिस को हटाने के लिए इससेट फंक्शन लगता है। ये भी आपका बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिख देता हूं और इसके लिए हम लोग इससेट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इससेट फंक्शन का प्रयोग करने के लिए आपको सिंपली लिखना है इफ इज सेट T1 एंड इज सेट T2, तभी ये चीज आगे की रन हो। अगर T1 T2 सेट है और यहाँ पे ये आपका ब्रेस यहाँ पे बंद हो जाएगा और T1 T2 की वैल्यू पड़ी हुई और यू कैन यूज नल एक्सप्रेशन इंस्टेड। तो इसमें T1 को ऐसे यूज करिए, T2 हाँ, इसमें इससेट फंक्शन हम लोग लगाते हैं। इससेट क्या करता है? ये बताता है कि इसकी वैल्यू सेट है कि नहीं। अगर इसकी वैल्यू सेट है तभी ये आगे रन हो। तो इसे कहते हैं इससेट फंक्शन। इज सेट, इसको अगर आप इससेट फंक्शन ये डिफाइन करता है वेदर वेरिएबल इज सेट और नॉट, उसकी वैल्यू सेट है कि नहीं सेट है। तो ये आपको देखना होगा और इसको लगाने का बेस्ट तरीका है कि इज सेट के अंदर ही, पैरामीटर्स के अंदर ही लिखते हैं अगर वो वैल्यू सेट है कि नहीं सेट है। तो यहाँ पे T1 T2 तो वैसे भी अंदर ही है। ये डॉलर वैल्यू 1 लिख दीजिए। मतलब वो नोटिस जो दे रहा था वो डॉलर वैल्यू 1 की दे रहा था कि डॉलर वैल्यू 1 सेट है कि नहीं। तो यहाँ पे ये तभी रन हो जब डॉलर वैल्यू 1 और डॉलर वैल्यू 2 सेट हो। अब देखिए कहीं नोटिस नहीं आ रही है, कहीं नोटिस नहीं आ रही है। तो ये आपका फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। एक बार फिर से समझ लीजिए। इस सेट पहले क्या कर रहा था, वो डॉलर वैल्यू 1 को पहचान नहीं रहा था।
तो अभी आपने क्या किया कि ये जो प्री डिफाइंड फंक्शन है इस सेट, क्या इसकी वैल्यू सेट है? सेट का मतलब क्या इसकी वास्तव में वैल्यू यहाँ पे आ रही है? अगर आ जाए तभी ये कोड रन हो, अगर वैल्यू सेट नहीं है तो ये कोड रन ना हो। सो आई होप आपको इतना यहाँ पे क्लैरिटी है। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रोग्राम ज़रूर शेयर करिए जिसमें दो वैल्यूज़ को आप सब्ट्रैक्ट करके दिखाइए। अगर आप दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके प्रॉपरली दिखाएंगे, दैट विल बी योर प्रॉपर प्रोग्राम। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ये पूरा प्रोग्राम मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा और इस पूरे प्रोग्राम को आप वॉच कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। And to make your communication skills stronger, you can join our this YouTube link, and this will also be provided to you, जिससे आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू ऑल। आई होप आपको वीडियो में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स आप शेयर करें। Stay tuned with us, and if you are new to our channel, do subscribe it so that you can get the latest updates on all of our videos and you can enhance your knowledge. Thank you all. Jai Hind.